ओके, सो आज जो हमने चीज़ पढ़नी है वो है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। जो हमने पढ़ा था ग्रेडियंट डिसेंट, उसकी कुछ वेरिएशंस हैं। ये ऐसी वेरिएशंस हैं जो बेहतर लोकल मिनिमा तक पहुंच जाती हैं, पुअर लोकल मिनिमा से निकलने की इनमें एबिलिटी होती है या उनको अवॉइड करने की। सो ये बेहतर लोकल मिनिमा पे पहुंच जाती हैं और ये जल्दी पहुंच जाती हैं ये टेक्निक्स। और मेन रीज़न इनका एक्चुअली जल्दी पहुंचना है, ठीक है। सो दीज आर लाइक फास्टर ऑल्टरनेटिव्स एंड फास्टर वेरिएशंस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। अभी तक हमने क्या चीज़ें कर ली हैं। हमने ये देख लिया कि न्यूरल नेटवर्क्स यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर्स होते हैं। हमने ये भी देख लिया कि मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स में जब हिडन लेयर्स होती हैं जिनके अंदर उनके अंदर बैक प्रोपगेशन के थ्रू आप डेरिवेटिव्स को कंप्यूट कर लेते हैं। ये भी हमने देख लिया। फिर हमने ये भी देख लिया कि जब बैक प्रोपगेशन के साथ डेरिवेटिव्स आ जाते हैं तो फाइनली आप ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम यूज़ करते हैं ऑप्टिमल वेट्स निकालने के लिए। और ऑप्टिमल वेट्स ऐसे होते हैं जो किसी न किसी लॉस फंक्शन के किसी न किसी लोकल मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये सब हमने कर लिया है। आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स देखेंगे लोकल मिनिमा तक पहुंचने के, ठीक है। और जिन मेथड्स को हम देखेंगे उनमें प्राइमरीली दो कैटेगरीज हैं। एक है फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स। फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स वो हैं जो फर्स्ट डेरिवेटिव पे डिपेंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन, ठीक है। और फिर हम सेकंड ऑर्डर मेथड्स देखेंगे। ये वो हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करते हैं ऑफ लॉस फंक्शन, ठीक है। सो इस लेक्चर में हम ये वाले मेथड्स देखेंगे और जो अगला लेक्चर होगा वो भी इसी सीरीज में होगा और उसके अंदर हम ग्रेडियंट डिसेंट के कुछ तरीके देखेंगे, लेकिन वो मोमेंटम बेस्ड होंगे। अगली दफ़ा देखेंगे मोमेंटम से हमारा क्या मतलब है। ग्रेडियंट डिसेंट को समराइज कर लेते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट जब हम कहते हैं तो व्हाट इट मीन्स इज कि आपके पास टाइम टाउ पे कोई पैरामीटर की वैल्यूज़ थी और आपने टाइम टाउ प्लस 1 पे उसकी नई अपडेटेड वैल्यूज़ निकालनी है, तो इस चीज़ को आप कहेंगे कि ये मेरा चेंज था, दिस वॉज माई स्टेप, कि ये मैंने स्टेप ऐड किया था अपने वेट्स में एट टाइम टाउ प्लस 1, एट टाइम टाउ प्लस 1, कि जिसकी वजह से मेरे वेट्स अपडेट हो गए थे, ठीक है। सो दैट्स अ स्टेप जिसके अंदर ओके, सो दैट्स माई चेंज इन द वेट्स, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर जो आपका चेंज होता है, ग्रेडियंट डिसेंट में जो आपका चेंज है वो था माइनस लर्निंग रेट, दिस वाज योर लर्निंग रेट, मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेडियंट वेक्टर, ठीक है। ग्रेडियंट वेक्टर, ठीक है। और ये ग्रेडियंट वेक्टर कब कंप्यूट हुआ था, ये टाइम टाउ पे कंप्यूट हो रहा था, ठीक है। कंप्यूटेड किस पॉइंट पे कंप्यूट हुआ है पैरामीटर स्पेस के, वो था इस वेक्टर पे कंप्यूट हुआ था, जो वेक्टर आपके पास टाउ इटरेशन नंबर टाउ पे था, ठीक है, टाइम टाउ। और अगर आप 1D में काम कर रहे हैं तो आपके पास एक ही वेट होगा W, और उसमें जो स्टेप आप लेंगे दैट इज द सेम, माइनस लर्निंग रेट टाइम्स द डेरिवेटिव या ग्रेडियंट, ठीक है, इवेल्युएटेड एट टाइम टाउ। और जो आज के पूरे लेक्चर में जो इशू हम हैंडल करेंगे ना, पूरे लेक्चर में
और इवन इन द नेक्स्ट लेक्चर, वो है कि ये लर्निंग रेट की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, ईटा जो है इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, व्हाट्स द ऑप्टिमल वैल्यू। ठीक है, सारा लेक्चर इस पे होगा आज। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊं, आपने शायद नोट कर लिया हो कि ये जो इस तरह का ट्राइंगल मैं बनाता हूं, इसको हम कहेंगे डेल्टा, एंड दिस जस्ट रिप्रेजेंट्स चेंज। ठीक है, यानी व्हेन यू से डेल्टा और आगे कुछ भी लिख दें तो उस चीज़ का चेंज होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेल्टा आगे एक्स कह दूं तो इक्वल्स चेंज इन एक्स, डेल्टा एफ कह दूं तो दैट्स चेंज इन एफ। तो ये तो एक सिंबल हो गया। दूसरा सिंबल जो आप देख रहे होंगे वो है ये इन्वर्टेड सा ट्रायंगल, इसको हम नेबुला कहते हैं। और इन दोनों को आप ऑपरेटर्स समझें, दीज आर ऑपरेटर्स, स्पेशली नेबुला इज एन ऑपरेटर। और नेबुला जो है ये ग्रेडियंट है, यानी अगर डेल्टा चेंज है तो ये नेबुला ऑपरेटर रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, अगर 1D में होते तो मैं सिंपली रेट ऑफ चेंज कह देता, लेकिन नेबुला अगर मैं किसी भी आई डोंट नो, चलें एक्स अगर वेक्टर है लेट्स से, तो उसके ऊपर ये इस तरह अप्लाई होता है कि उस वेक्टर की हर वैल्यू पे जो रेट ऑफ चेंज था, what's the best way of saying this? Let's say y एक वेक्टर है, let's say y is a vector और नेबुला जो है वो आई डोंट नो स्केलर x के हिसाब से है, तो ये एक ग्रेडियंट वेक्टर होगा विच विल बी dy1 by dx, dy2 by dx and so on। ठीक है, यानी वेक्टर के हर एलिमेंट का रेट ऑफ चेंज x के हिसाब से। तो नेबुला ऑपरेटर ये करता है, रेट ऑफ चेंज देता है, डेरिवेटिव्स देता है, ग्रेडियंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके ओके, नाउ कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ फंक्शंस स्पेशली जो हायर डिमेंशंस में, अगर हम अभी तक तो हम 1D में फंक्शन को देख रहे थे, क्वाड्रेटिक फंक्शन या कोई ऐसा फंक्शन जिसमें लोकल मिनिमा भी हैं, ग्लोबल भी हैं, मैक्सिमा भी हैं, सो अभी हम 1D में देख रहे थे सब चीज़ों को। लेकिन जैसे ही आप 2D में अगर देखना चाहें चीज़ों को, तो ये नोटिस के 2 डिमेंशंस में, फॉर एग्जांपल ये जो फंक्शन प्लॉट हुआ है, इसकी जो इनपुट स्पेस है वो उसमें एक x डायरेक्शन है और उसमें एक y डायरेक्शन है, और हर x, y वैल्यू पे फंक्शन की एक वैल्यू है f ऑफ x, y। ठीक है, और लेट्स से ये जो फंक्शन हमने प्लॉट किया हुआ ये है माइनस ई टू द पावर माइनस 3/4x का स्क्वायर माइनस 5/4y का स्क्वायर। इस फंक्शन के अगर आप वैसे भी देख लें तो x डायरेक्शन में अगर आप देखें, x डायरेक्शन में मूव करते हुए, तो ये फंक्शन स्लोली चेंज कर रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। लेकिन y डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो यू सी कि ये फंक्शन ऊपर से जल्दी नीचे जाता है और नीचे से फिर ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है y डायरेक्शन में कंपेयर टू x डायरेक्शन। ठीक है, x डायरेक्शन की भी आप रेंज देख लें, x डायरेक्शन की रेंज -1 से 1 है और y डायरेक्शन की रेंज भी -1 से 1 है। तो दोनों उतने ही फासले पे x डायरेक्शन में ये कम चेंज हो रहा है फंक्शन और y डायरेक्शन में तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है, इस किस्म के फंक्शन में अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं और हर डायरेक्शन में ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं, यानी आपके पास कर्ली L बाई कर्ली L नहीं, कर्ली F मेरा फंक्शन था,
कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स जो है ये छोटी वैल्यू होगी कंपेयर टू कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, ठीक है। और जब आप एक्चुअली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देख भी सकते हैं, चलिए वो मैं अभी खुद नहीं करूँगा, आई थिंक बहुत सादा है इसकी डिफरेंशिएशन, यू गाइज कैन श्योरली हैंडल दिस। कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, एंड यू नोटिस कि कर्ली एफ बाई कर्ली वाई जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा कंपेयर टू कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स। और अगर ये आपका लॉस फंक्शन होता, ठीक है, ये एफ की बजाय अगर ये मेरा लॉस फंक्शन होता, और मेरे पास फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल पे रहते हैं कि अगर यही मेरा लॉस फंक्शन था और जिसको आप डब्ल्यू आई कह रहे हैं उसको मैं वाई कह देता हूँ जो कि बड़ा है। इनफैक्ट लेट्स से अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता कर्ली एल बाई कर्ली एक्स से कंपेयर करें तो, और फिर मैं ग्रेडियंट डिसेंट कर रहा होता, और ग्रेडियंट डिसेंट में जब मैं एक्स की वैल्यू चेंज करता तो न्यू एक्स होता ओल्ड एक्स माइनस स्टेप साइज टाइम्स कर्ली एल बाय कर्ली एक्स, और सिमिलरली y का चेंज होता y न्यू y इक्वल्स ओल्ड y माइनस स्टेप साइज टाइम्स कर्ली एल बाय कर्ली y. Now if curly L by curly y is very large और आप x में और y दोनों में जो लर्निंग रेट रखा हुआ है आपने ईटा अगर वो बराबर है, ठीक है, तो यूजिंग द सेम लर्निंग रेट इन बोथ डिमेंशंस कैन रिजल्ट इन ओवरशूटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ y, क्योंकि y बड़ी जल्दी से चेंज हो रहा है। जो चीज़ बहुत जल्दी से चेंज हो रही है, जिस डायरेक्शन में फंक्शन बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है, उस डायरेक्शन में अगर आप बड़ी जंप मारेंगे तो आप ओवरशूट कर जाएंगे मिनिमम को, ठीक है। तो हो सकता है ईटा y वाली डायरेक्शन के लिए माइट बी टू लार्ज, इट माइट लीड टू ऑसिलेशंस ओवरशूटिंग द मिनिमम, एंड द सेम ईटा यूज्ड इन द x डायरेक्शन माइट बी टू स्मॉल, कि वो मिनिमम तक पहुंच तो जाएगा लेकिन वो इतना छोटा लर्निंग रेट था ईटा के आपकी मिनिमम की तरफ जो स्टेप्स आपके बन रहे थे वो बहुत छोटे थे, थोड़ी देर बाद कई स्टेप्स के बाद पहुंचेंगे आप मिनिमम पे, पहुंच जाएंगे पर देर लगेगी, ठीक है। सो यहां से हमें क्लियर हो जाता है, ये तो टू डिमेंशंस में था, इमेजिन डूइंग दिस इन 10,000 डिमेंशंस, ठीक है। अगर आपका कोई न्यूरल नेटवर्क है जिसमें 10,000 वेट्स हैं, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, एक सादा से न्यूरल नेटवर्क में बड़े इजीली 10,000 वेट्स आ सकते हैं। तो अगर आपका न्यूरल नेटवर्क में 10,000 वेट्स हैं तो फिर आपके पास 10,000 डिमेंशंस हैं जिनमें आप ग्रेडियंट डिसेंट कर रहे हैं, और हर डिमेंशन के लिए अगर आप सेम लर्निंग रेट रख रहे हैं तो किसी डिमेंशन में आप ओवरशूट कर रहे होंगे, किसी डिमेंशन के लिए आप बहुत स्लो होंगे, एंड सो ऑन। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम you can have separate learning rates eta I for each direction wi, जो भी आपका आयत पैरामीटर है w, हर डायरेक्शन के लिए, हर पैरामीटर के लिए अलहदा लर्निंग रेट आप रख लें eta I. सो दैट्स अ सोल्यूशन। और इसकी एक मिसाल है रेजिलिएंट प्रोपगेशन और आर प्रॉप। इसमें यही होता है, हर डायरेक्शन को आप इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हैं, ठीक है, हर डायरेक्शन को आप इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हैं। और इसका बेसिक आइडिया ये है कि बेसिक आइडिया, बल्कि मैं ड्रॉ करता हूं, शायद उससे क्लियर हो जाए। लेट्स से कि नाउ चूंकि हर डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली हैंडल हो रही है, तो जब मैं एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, एक डिमेंशन की बात कर रहा हूं, तो उसमें तो मैं फंक्शन को 1D के तौर पे देख सकता हूं कि उस डिमेंशन में फंक्शन का बिहेवियर कैसा था। वो डायरेक्शन ही है कि जिसमें मैं फंक्शन को देख रहा हूं, तो वो 1D नजर आएगा मुझे। लेट्स से कि
मैं जिस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, जिस डिमेंशन में, वो पैरामीटर डब्ल्यू आई है, ठीक है। और मैं फिलहाल डब्ल्यू आई की जो मेरी वैल्यू है वो ये ग्रीन डॉट है, ठीक है। इस ग्रीन डॉट पे अगर मैं डेरिवेटिव कंप्यूट करूंगा तो डेरिवेटिव इंक्रीज वाली डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है, राइट। तो डेरिवेटिव इधर पॉइंट कर रहा होगा। मैं नेगेटिव डेरिवेटिव की डायरेक्शन में जंप स्टेप करूंगा और ईटा से मल्टीप्लाई करने के बाद, पर लेट्स से वो जंप ये आ जाती है, ठीक है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कैसा है, ठीक है। यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो भी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा। फंक्शन इंक्रीज किस तरफ को कर रहा है, लेफ्ट साइड को। ओके, सो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा नया वो इस तरफ को पॉइंट कर रहा होगा। ओके, नाउ लुक एट दीज, मैं इनके नाम लिख देता हूँ बल्कि कि ये जो डेरिवेटिव था पहले वाला, ये टाइम टाउ -1 पे था, और ये जो नया डेरिवेटिव आया है ये टाइम टाउ पे आया है, ठीक है। ओ एक्चुअली मुझे डेरिवेटिव कहना चाहिए था, मैं पैरामीटर लिख दिया। खैर, डेरिवेटिव वेक्टर तो ये ड्रॉ हुए में, ये वाला ग्रीन वाला पिछले टाइम स्टेप का डेरिवेटिव था टाउ -1, और ये रेड वाला ये इस टाइम का डेरिवेटिव है टाइम टाउ पे। They are both pointing in the same direction. They are both pointing in the same direction. यानी अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों ने ये कहा है कि जो लोकल मिनिमम है क्लोसेस्ट, वो हमारे दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि अब ग्रेडियंट डिसेंट में इनके ऑपोजिट में जाते हैं। यानी दोनों अग्री कर रहे हैं कि लोकल मिनिमम अभी भी दूर है, और दोनों अग्री कर रहे हैं कि आपने लोकल मिनिमम क्रॉस नहीं किया अभी, ठीक है। ओके, सो इस बात को मैं समराइज सा कर देता हूं कि इधर से मैं ये बात अखज़ कर सकता हूं कि बोथ अग्री दैट लोकल मिनिमम वाज नॉट क्रॉस्ड। Now imagine another situation कि आप let's say आप यहाँ बैठे थे, ठीक है। यहाँ पे भी आपने देखा डेरिवेटिव फंक्शन इंक्रीज इस तरफ कर रहा है, ठीक है। आपने नेगेटिव ग्रेडियंट के अंदर जंप की, और जो भी आपका स्टेप साइज था, लेट्स से आपका स्टेप साइज ज़रा बड़ा था और आप ने जो नेगेटिव डायरेक्शन में जंप ली वो ये थी, ठीक है। तो अब यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद आपने यहाँ पे ग्रेडियंट कंप्यूट किया। अब ग्रेडियंट वेक्टर जो नया आएगा वो इंक्रीज की डायरेक्शन में देख रहा होगा, इंक्रीज की डायरेक्शन में वो इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ओके, यानी मैं इसको टाइम टी कह देता हूं। टाइम टी पे ग्रेडियंट वेक्टर राइट को पॉइंट कर रहा था, और टाइम t+1 पे ग्रेडियंट वेक्टर लेफ्ट को पॉइंट कर रहा है। इनका ये जो डायरेक्शन का चेंज हुआ है कि पहले वो राइट पे पॉइंट कर रहा था और अब वो लेफ्ट पे पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने कोई ना कोई मिनिमम क्रॉस किया है, क्योंकि मिनिमम पे डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। उसके एक तरफ वो पॉजिटिव होगा डेरिवेटिव, दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। यानी ये जो डेरिवेटिव ने साइन चेंज किया है, डायरेक्शन चेंज की है, इसका मतलब है कि इनके बीच में कहीं मिनिमम था, आपने उसको क्रॉस कर दिया है। और अगर आपने क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब है कि आपने ये जो जंप मारी थी, जो लंबा सा ब्लू स्टेप है, इसका मतलब है कि आपका पिछला स्टेप बहुत लंबा था।
मे बी आपको इतना लंबा स्टेप नहीं लेना चाहिए था, आप थोड़ा छोटा स्टेप लेते ताकि आप मिनिमम को ओवरशूट ना करते। दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड रिजिलियंट प्रोपगेशन। ठीक है, तो रिजिलियंट प्रोपगेशन की जो इक्वेशन है, या जो मैथमेटिकली स्पीकिंग जो इसका आइडिया है वो ये है कि आप कर्ली एल बाय कर्ली डब्ल्यू आई देखें, ये कहाँ पे इवेल्युएट हुआ है, ये इवेल्युएट हुआ है टाइम टाउ पे, यानी अभी जो आया आपके पास। इसको मल्टीप्लाई कर दें जो भी आपके पास डेरिवेटिव आया था पिछले टाइम स्टेप पे, ठीक है, टाइम टाउ -1 पे। अगर तो ये दोनों डेरिवेटिव्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे, यानी लेट्स से ये डेरिवेटिव पॉजिटिव था और ये डेरिवेटिव भी पॉजिटिव था, दोनों पॉजिटिव थे, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर दोनों नेगेटिव थे तो तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यानी अगर इन डेरिवेटिव्स की डायरेक्शन या इन डेरिवेटिव्स के साइंस सेम थे तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। ये प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? व्हेन बोथ derivatives had the same direction, दोनों लेफ्ट या दोनों राइट। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? व्हेन दे हैड डिफरेंट डायरेक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक लेफ्ट एक राइट। सो जो फर्स्ट केस है कि दोनों की सेम डायरेक्शन थी, इसका मतलब है कि आपने मिनिमम ओवरशूट नहीं किया। अगर आपने मिनिमम ओवरशूट नहीं किया तो फिर आप ये करें, अपना जो भी आपका लर्निंग रेट था उसको स्केल अप कर दें। अल्फा एक कोई पैरामीटर है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यह कंडीशन है कि ईटा को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो ग्रेटर देन 1 है। इसलिए क्योंकि आपने अभी मिनिमम को ओवरशूट नहीं किया तो कोई डर नहीं, अपना स्टेप साइज बढ़ा लें। हो सकता है आप बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया है, इसका तो नेसेसरीली ये मतलब है कि आपने कोई मिनिमम ओवरशूट कर लिया है। इसका मतलब है जो भी आपका स्टेप साइज लर्निंग रेट था ईटा आई, वो बहुत बड़ा था। आपको चाहिए कि आप उस लर्निंग रेट को छोटा कर दें, तो बीटा एक पैरामीटर है, बीटा की वैल्यू विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो आप उसको अपने लर्निंग रेट को छोटा कर लें। ठीक है, और ये आपका नया लर्निंग रेट आ जाएगा। तो ये रेजिलिएंट प्रोपगेशन है। ठीक है, इसमें एक थर्ड कंडीशन भी मेंशन हुई है कि अगर इनका प्रोडक्ट 0 आ जाता है, क्योंकि देखिए ग्रेटर देन 0 पे ये करें, लेस देन 0 पे ये करें, एक ही कंडीशन रह गई है कि अगर वो बराबर आ जाता है 0 के। 0 के बराबर आने का मतलब है कि ग्रेडियंट 0 हो गया है, इनमें से कोई एक डेरिवेटिव 0 हो गया था, राइट? प्रोडक्ट है ना, तो इनमें से कोई एक टर्म जो है वो 0 हो चुकी है। अगर डेरिवेटिव 0 हो गया है तो फिर तो मुझे रुक नहीं जाना चाहिए। डेरिवेटिव 0 का मतलब है कि मैं तो मिनिमम पे आ गया हूं। डेरिवेटिव तो ऐसे 0 होता है, मिनिमम पे डेरिवेटिव 0 होता है। तो अगर मैं मिनिमम पे आ गया हूं तो अब मैं स्टेप साइज को कोई कुछ रखूं ना रखूं क्या फर्क पड़ता है, अब तो मुझे रुक नहीं जाना चाहिए। इसका जवाब है किसी के पास? बिल्कुल सर। क्या कि रुक जाना चाहिए? रुक जाना चाहिए जी। ओके, तो फिर मैंने क्यों यहां लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। So you have to हमारा take time derivative 0. So the quantity could be 0 because one derivative is 0. लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरी derivative में भी derivative 0. यस एब्सोल्युटली। कि देखें, आपने असल में हमने किया ये था कि हमने हर डायरेक्शन को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर लिया था। यानी
यानी आप ये तो कह सकते हैं कि मेरा फिलहाल कर्ली एल बाय कर्ली डब्ल्यू आई ये ज़ीरो हो गया है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये ज़ीरो हो गया है। लेकिन आपके बाकी पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, दे आर स्टिल चेंजिंग कर्ली एल बाय कर्ली डब्ल्यू जे। यानी जो भी इनपुट स्पेस है या पैरामीटर्स की जो स्पेस है, ये लेट्स से डब्ल्यू आई वाली डायरेक्शन थी, ये लेट्स से डब्ल्यू जे वाली डायरेक्शन थी, और भी कई होती होंगी। मैं अभी इस स्पेस में मूव करी जा रहा हूँ, मैं मूव करी जा रहा हूँ बहुत हाई डिमेंशनल स्पेस में। तो मुमकिन है कि जब मैं बाकी पैरामीटर्स को चेंज करूँगा, जब बाकी पैरामीटर्स मेरे चेंज होंगे और उनके हिसाब से जब अगली दफ़ा मैं डेरिवेटिव देखूंगा, तो थोड़ी देर बाद हो सकता है कर्ली एल बाय कर्ली डब्ल्यू आई जो पहले ज़ीरो आ रहा था अब ज़ीरो ना आ रहा हो, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स चेंज हो चुके होंगे। ये क्लियर हुई बात आपको? यानी व्हेन डब्ल्यू जे चेंजेस, जब दूसरे पैरामीटर्स चेंज होंगे, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि थोड़ी देर बाद उनके चेंजेस करने के बाद कर्ली एल बाय कर्ली डब्ल्यू आई अभी भी ज़ीरो आ रहा हो, ठीक है। तो आप क्योंकि आप लॉस वाली सरफेस में किसी और जगह पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अगर कोई एक इंडिविजुअली कोई एक डेरिवेटिव इस दफ़ा ज़ीरो आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि आपने रुक जाना है, यू विल स्टिल कीप गोइंग। टिपिकल वैल्यूज़ जो अल्फ़ा और बीटा की रखी जाती हैं वो है, अल्फ़ा को आप 1.2 रख देते हैं और बीटा को 0.5 रख लेते हैं। नोटिस कि अल्फ़ा जो है वो इंक्रीज वाला था कि कितना आपने अपना लर्निंग रेट को स्केल अप कितना करना है, तो वो आप 20% कर रहे हैं, और जो लर्निंग रेट को स्केल डाउन करते हैं वो 50% स्केल डाउन करते हैं। स्केल डाउन ज़्यादा ड्रास्टिक है, और स्केल अप जो कर रहे हैं वो बड़ा कंजर्वेटिव है, बड़ा केयरफुल है। यानी इसका मतलब ये है कि आप जब मिनिमम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बी कंजर्वेटिव, बी केयरफुल, छोटे छोटे इंक्रीजेस करें। लेकिन जैसे ही आपको पता लगता है कि आपने ओवरशूट किया है, जैसे आपको पता लगता है ओवरशूट हो गया, तो ड्रास्टिकली रिड्यूस योर लर्निंग रेट, फौरन वापस आए, क्योंकि आपको नहीं पता आपने कितने ज़्यादा ओवर स्टेप कर दिया, तो फौरन वापस आए ताकि फिर से आप आहिस्ता आहिस्ता स्केल अप करके जा सकें, ठीक है। सो इट इज़ अ गुड आइडिया टू रिमेन कंजर्वेटिव when exploring, when approaching the local minimum, but you can, जैसी गलती होती है तो you drastically decrease your learning rate। अच्छा, इन प्रैक्टिस जो आर प्रॉप का एल्गोरिथम है वो आपके लर्निंग रेट को ना उसकी मिनिमम और मैक्सिमम बाउंड्स भी रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा लर्निंग रेट मैं बढ़ाई जा रहा हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा होने से रोकने के लिए, किसी एक डायरेक्शन में हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने लग जाए, तो उसको रोकने के लिए वो आप मैक्सिमम बाउंड भी रख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा छोटा होने से रोकने के लिए भी एक मिनिमम बाउंड रख सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रैक्टिस जो आर प्रॉप की शक्ल नज़र आती है वो उसमें बस ये मैक्सिमम और मिनिमम वाली जो बाउंड्स हैं इनको यूज़ किया होता है। यानी जैसे ही स्केल अप हुआ हुआ स्टेप साइज अगर मैक्सिमम लर्निंग रेट से बड़ा होने लग जाए तो आप उसको कट कर देंगे कि नहीं जी मैं फिर मैक्सिमम पे रखता हूँ, ठीक है। और इसी तरह जैसे ही स्केल डाउन हुआ हुआ लर्निंग रेट अगर किसी एक लर्निंग रेट से छोटा हो जाए, मिनिमम वाले से छोटा हो जाए, तो आप उसको फिर से कट कर देंगे, नहीं इससे कम मैं अलाउ नहीं करूँगा। रेजिलिएंट प्रोपगेशन का फ़ायदा यह है कि इट कन्वर्जेस मच फास्टर देन ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। आप अपनी असाइनमेंट 1 में ये ट्राई कर सकते हैं। यू माइट बी क्लोज टू फिनिशिंग, या आज शाम तक, मे बी कल शाम तक यू विल बी क्लोज टू फिनिशिंग योर असाइनमेंट, और उसमें
if you're adventurous enough, you can try implementing resilient propagation and checking कि वो gradient descent में कितनी epochs लग रही थी फंक्शन को सीखने में, और अगर resilient propagation आपने लगा दिया तो तब कितनी लगती है. हो सकता है आपकी असाइनमेंट में ये ज़्यादा फ़ायदा ना दिखाए क्योंकि आपकी बड़ी आसान फंक्शन से जो इम्प्लीमेंट करने थे. इवन ग्रेडियंट डिसेंट वुड बी रियली फास्ट एट डूइंग दैट. तो रिजल्ट प्रोपिगेशन का फ़ायदा अक्सर तब नज़र आता है जब आप बैचेस थोड़े बड़े रखें. फॉर एग्जांपल असाइनमेंट में हो सकता है आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ कर रहे हो, और इनफैक्ट आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूजिंग मिनी बैचेस यूज़ कर रहे हैं. और so resilient propagation has been shown to work well जब ये जो मिनी बैचेस हैं ये थोड़े बड़े हों. ठीक है, तब इसका फ़ायदा ज़्यादा नज़र आने लग जाता है. ओके, सो दिस वाज अ फर्स्ट ऑर्डर मेथड. यानी इसमें हमने ग्रेडियंट डिसेंट था लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव यूज़ हुआ था. The derivative that we used was just this curly L by curly Wi या Wj, whatever, first derivative. ठीक है, अब हम सेकेंड ऑर्डर मेथड्स पे जाते हैं जो फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव दोनों को यूज करते हैं टू फाइंड द लोकल मिनिमम. उससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स देख लेते हैं. लेट्स लुक एट समथिंग कॉल्ड टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन. टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन ये कहती है कि अगर आपके पास इनपुट स्पेस में कोई जगह है और वो जगह है ए, और उस ए पे मुझे फंक्शन की वैल्यू पता है. ठीक है, लेट्स से ए पे फंक्शन की वैल्यू थी आई डोंट नो 6. ठीक है, तो मुझे ये भी पता है कि फंक्शन की वैल्यू ए पे क्या थी, और मुझे ये भी पता है कि फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू क्या थी फंक्शन पे. लेट्स से वो थी 1.9, और ए के ऊपर ही फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी मुझे पता थी. लेट्स से वो थी -3.2, एंड आई कीप गोइंग. यानी ए के ऊपर मुझे फंक्शन के बारे में सब कुछ पता है. ए के ऊपर मुझे फंक्शन की वैल्यू पता है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पता है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पता है, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू पता है, फोर्थ डेरिवेटिव, जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं. लेट्स अस्यूम कि मुझे ए के ऊपर, सिर्फ ए पे फंक्शन के सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यूज पता है. इसको ऐसे भी कह सकते हैं मुझे फंक्शन का बिहेवियर पता है अगर मुझे इसके सारे डेरिवेटिव्स पता है. लेकिन ए पे, ओवर हर जगह पे नहीं, सिर्फ ए पे. टेलर सीरीज एक्सपेंशन या टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन फिर ये कहती है कि अगर आपको ए के ऊपर फंक्शन का सारा बिहेवियर मालूम है तो फिर कोई ऐसी जगह x जो कि ए के पास है, ये की पॉइंट है, ए से दूर नहीं, ए के इर्द गिर्द. ठीक है, यानी अगर ये आपका वो इनपुट स्पेस है, ये ए है, तो ए से दूर तो नहीं पर ए के इर्द गिर्द, ए के पास किसी भी एक्स पे, अगर इतनी सी रेंज में अगर कहीं भी कोई एक्स है, उस एक्स के लिए मैं आपको फंक्शन की वैल्यू बता दूंगा. यानी दिस इज व्हाट द टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन या टेलर सीरीज एक्सपेंशन, दिस इज व्हाट इट विल गिव यू. ए के पास कोई भी एक्स, उस पे मैं फंक्शन की वैल्यू बता दूंगा आपको अगर आप मुझे ए के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर बता देते हैं. सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. एंड पे जो चीज निकलेगी वो होगी एफ ऑफ एक्स. इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन है, यानी एफ ऑफ एक्स मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा ए की वैल्यू यूज करके, जो कि एफ ऑफ ए यूज करके, जो कि मैंने कहा था कि ए पे एफ की वैल्यू 6 है. ओके, उसके बाद मैं एक्स माइनस ए करूंगा. ए मुझे पता था, ए इज नोन, एक्स आपने मुझे दे दिया कि इस एक्स पे निकालो, एक्स इज नोन. एफ प्राइम ऑफ ए यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमें पता था 1.9 और 1/1 फैक्टोरियल.
प्लस x माइनस ए पता है, x पता है, x माइनस ए का स्क्वायर करें, सेकेंड डेरिवेटिव जो कि हमने कहा था सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 3.2 है लेट्स से, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड लेट्स कीप गोइंग, प्लस x माइनस ए क्यूब f का थर्ड डेरिवेटिव डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस x माइनस ए टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय f का फोर्थ डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड वी कीप गोइंग, जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपके पास हैं सारे के सारे। ये वो फॉर्मूला है जिससे आपके पास x के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी एज लॉन्ग एज x इज क्लोज टू a। इसमें आप नोट करें कि एंड पे हमने सिंपली ये कह दिया है कि प्लस टर्म्स ऑफ द ऑर्डर x माइनस ए टू द पावर 4, यानी आगे जितने भी सम आना था इन्फिनिटी तक, जितने भी सम करने थे, वो पूरा जो सम आना था उसका ऑर्डर x माइनस ए टू द पावर 4 इस तरह का ऑर्डर होगा उसका, विच टेल्स यू कि आगे आने वाली टर्म्स जो हैं वो छोटी से छोटी होती जा रही होंगी, और वो इधर से पता लगता है। इन टर्म्स में डेरिवेटिव तो चलें कुछ भी आ सकता है, एफ प्राइम, एफ का सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये तो चलें फंक्शन जैसा है उसके हिसाब से डेरिवेटिव्स आएंगे, लेकिन बाकी टर्म्स को देखें, बाकी सारी टर्म्स इस तरह से आ रही हैं। एक्स माइनस ए, पहली टर्म को देख लेते हैं, ये जो सेकंड टर्म, एक्स माइनस ए टू द पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, ओके। अगली टर्म एक्स माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। नाउ याद रखें x इज क्लोज टू a, इफ x इज क्लोज टू a देन x माइनस a इज अ स्मॉल वैल्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर x और a करीब हैं तो x माइनस a छोटी वैल्यू है, इनफैक्ट लेस देन 1 होगी, इस तरह से देख लें। वैसे तो ये 0 के पास होगी, लेकिन इस तरह से देखने की अगर ये लेस देन 1 है, अगर ये लेस देन 1 है तो x माइनस ए का स्क्वायर जो है ये दो ऐसे नंबरों का प्रोडक्ट है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये ऐसे दो नंबरों का प्रोडक्ट है जो 1 से छोटे हैं मैग्नीट्यूड में, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट और भी छोटा हो जाएगा। सिमिलरली x माइनस ए क्यूब, ये 3 दफा एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मैग्नीट्यूड वाइज जो 1 से छोटा है, तो ये x माइनस ए क्यूब और भी छोटा हो जाएगा, x माइनस ए टू द पावर 4 और भी छोटा हो जाएगा। तो ये जो न्यूमरेटर्स हैं ये छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर्स हैं 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4, डिनोमिनेटर्स बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, विच मीन्स कि ये जो टर्म्स हैं ये 0 के पास जाती जा रही हैं, ये छोटी से छोटी होती जा रही हैं, ठीक है, दे आर अप्रोचिंग 0, ठीक है। इसीलिए ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स हमने लिख दी है ना, इसको हमने इस तरह से लिख दिया कि ये ऑर्डर ऑफ x माइनस ए टू द पावर 4 होंगी, क्योंकि जो x माइनस ए टू द पावर 5 वाली टर्म थी वो बहुत ही छोटी हो गई थी, यानी उस सम ने, ये ऐसे ही है कि जैसे मैं मेरे पास एक टर्म है 10 प्लस 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 100 प्लस 1 ओवर 1000। अब ये जो मैं नई टर्म्स ऐड करता जा रहा हूँ 1 ओवर 10, इसका आंसर क्या आना है, 10 प्लस 1 ओवर 10, ये तो 10.1 आ जाना है, सिर्फ पहली दो का सम, प्लस 0.01 प्लस 0.001, यानी ये सारा कुछ ऐड करने के बाद भी जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है 10.111। Isn't this रिजल्ट, इसको मैं कह नहीं सकता दिस इज ऑर्डर ऑफ 10, मतलब ऑर्डर ऑफ 10 तो वैसे ऑर्डर 1 होता है, बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि जो सम आ रहा है वो तो 10 के करीब ही है, ठीक है, यही हम यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है।
कि जो सम आना है वो x माइनस ए टू द पावर 4 के ऑर्डर का होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ओके, अच्छा यहाँ पे ये जो x माइनस ए था, अगर आप मुझे इजाज़त दें, x माइनस ए, इसको अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं इसको डेल्टा x कह दूँ, ठीक है, डेल्टा x, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा x को इस तरह से डिफाइन कर दूं, x माइनस ए को अगर डेल्टा x कह दूं, तो जहाँ जहाँ डेल्टा x माइनस ए है वहाँ पे मैंने अब नीचे डेल्टा x लिख दिया। ये x माइनस ए था, x माइनस ए स्क्वायर था, x माइनस ए क्यूब था, x माइनस ए टू द पावर 4 था, सही। और यहाँ पे a था और लेफ्ट साइड पे x था। वेल, इफ डेल्टा x इक्वल्स x माइनस a, तो x क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट यू कैन राइट x इक्वल टू a प्लस डेल्टा x, ठीक है, दैट्स a प्लस डेल्टा x। नाउ तो ये दिस इज जस्ट री राइटिंग ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वेशंस एक ही बात कर रही हैं, ठीक है, जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस। इसमें बस ये है कि आप इसको ऐसे देख लेते हैं इसको कि आप ए पे आपको सब कुछ पता था और अब आप मुझसे कहते हैं कि अच्छा ए से अगर इतना चेंज किया जाए तो दैट्स माय चेंज फ्रॉम ए। याद है डेल्टा फंक्शन चेंज को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। सो ये कह रहा है कि अगर आप ए जहां पे आपको सब कुछ पता था उस ए के पास इतना चेंज करें और मुझसे पूछें कि एफ की क्या वैल्यू होगी वहां पे, तो टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन राइट साइड वो आपको बता देगी क्या आंसर होगा। सो आपको सिर्फ ए का पता होना चाहिए और आपने मुझे बताना है कि इतनी दूर ए से इतनी दूर डेल्टा एक्स दूर, वो आप मुझसे बता दें कितनी दूर, मैं आपको फंक्शन की वैल्यू बता दूंगा, ठीक है। सो दैट्स द टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन। यहां तक कोई सवाल? नो क्वेश्चंस? इसकी एग्जांपल कर लेते हैं क्विकली। इनफैक्ट देखें, टू सेव टाइम ये एग्जांपल आप खुद ट्राई करें। नोटिस कि यहां पे मैंने a को 0 रखा हुआ है और मेरा जो फंक्शन है पहली एग्जांपल में f वो साइन फंक्शन है, ठीक है। और आप अब टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन में f की जगह साइन लेके आए, f प्राइम की जगह कॉस आ जाएगा, f डबल प्राइम की जगह आई थिंक माइनस साइन आ जाएगा, मेरी कैलकुलस बड़ी कमज़ोर है, एंड सो ऑन, यह सारे आप ले आएंगे। और a जहां भी था a की जगह 0 ले आइएगा। और तो आपने साइन ऑफ x मुझे बताना है। जब यहां मैं साइन ऑफ x कहता हूं, व्हाट दिस रियली मीन्स इज साइन ऑफ हाँ ठीक है, साइन ऑफ एक्स क्लोज टू ए अराउंड 0, ए मैंने 0 रखा हुआ है, ठीक है। तो खैर ये ट्राई करें, ई टू पावर एक्स को भी ट्राई करें कि वो ये एक्सप्रेशंस आती हैं जब टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप उसकी करते हैं। एंड जस्ट टू वेरीफाई दैट दिस वर्क्स, मेरे पास ब्लू में ओरिजिनल साइन का फंक्शन है और मेरे पास रेड में साइन फंक्शन की टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन है थर्ड ऑर्डर की। पिछली स्लाइड पे जाते हैं, थर्ड ऑर्डर को देखते हैं क्या मतलब है। थर्ड ऑर्डर का मतलब है कि उसमें थर्ड ऑर्डर तक डेरिवेटिव्स हैं। एक्स क्यूब, रिमेंबर वो एक्स माइनस ए क्यूब इंटू एफ का थर्ड डेरिवेटिव ओवर 3 फैक्टोरियल, ये थर्ड डेरिवेटिव वाली टर्म थी। तो थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक यूज किए। सेवंथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि मैंने सेवंथ डेरिवेटिव तक मैं गया था, ठीक है। तो ये दो अप्रोक्सीमेशंस हैं जो इस स्लाइड पे यूज हुई हैं, थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन और सेवंथ ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन रेड
ये ब्लू कर्व को काफ़ी अच्छा फॉलो करती है अराउंड ज़ीरो, लेकिन जब आप ज़ीरो से थोड़ा दूर जाते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रेड कर्व अराउंड दिस पॉइंट, आई थिंक ये π/2 बनता है, और इसी तरह अराउंड दिस पॉइंट -π/2, इसके अंदर अंदर तो ठीक है, इसके बाहर ये अप्रॉक्सीमेशन रेड कर्व जो है थर्ड ऑर्डर, ये ब्लू कर्व को इतना अच्छा फॉलो नहीं करती। लेकिन जो सेवंथ ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन है अराउंड ज़ीरो, वो ऑलमोस्ट -π से π पूरा एक पीरियड जो होता है साइन फंक्शन का, उस पूरे पीरियड में उसको अच्छी तरह अप्रॉक्सीमेट कर रहा है ग्रीन कर्व, सेवंथ ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन, और उसके बाहर जो है वो भी खराब हो जाता है। ठीक है, सो यू कैन सी के टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशंस फंक्शंस की एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं एज लॉन्ग एज एक्स जो है वो ए के करीब हो। अच्छा, हम जो टेलर सीरीज एक्सपेंशंस यूज करेंगे अक्सर हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही यूज करते हैं। ठीक है, अक्सर हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर ये होता है एफ ऑफ ए प्लस चेंज इन ए इक्वल्स एफ ऑफ ए प्लस चेंज, जो कि हमने पिछली स्लाइड पे x माइनस ए लिखा था, x माइनस ए टू द पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा था। ठीक है, तो उसको मैं बस चेंज इन x कह रहा हूं, और मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है फर्स्ट ऑर्डर एक्सपेंशन। सबसे कॉमन ये है, और जो कॉमन एक्सपेंशन है वो सेकंड ऑर्डर है। इनफैक्ट शायद सेकंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा कॉमन हो। उसमें बस आप यही करते रहते हैं, एक स्टेप और आगे चले जाते हैं, आप सेकंड डेरिवेटिव भी ले आते हैं, x माइनस ए जो चेंज इन x था उसका स्क्वायर कर लेते हैं और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, डी डिमेंशनल स्पेस में, हाई डिमेंशंस में, डी डिमेंशनल इनपुट स्पेस है अगर आपकी, ठीक है, जिसके अंदर ए आपके पास एक डी डिमेंशनल वेक्टर है, उसमें जब आप ए में चेंज की बात करते हैं तो वो चेंज स्पेसिफाई करने वाला भी एक डी डिमेंशनल वेक्टर है। तो इधर भी टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन उसी तरह लगेगी। एफ ऑफ ए, डी डिमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट है ए, उस पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट की हुई है एफ ऑफ ए प्लस, नाउ दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव और ये था चेंज, लेकिन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हुआ है क्योंकि ये दोनों चीज़ें असल में वेक्टर्स हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो है जब इसको खोलूंगा वो ये बनता है चेंज इन x1, चेंज इन द फर्स्ट डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव इन द फर्स्ट डायरेक्शन प्लस change in the second direction multiplied by first derivative in the second direction, and so on. Change in the dth direction multiplied by first derivative in the dth direction. ठीक है, तो ये सिर्फ एक डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन ये पूरे का पूरा डॉट प्रोडक्ट असल में तो सिर्फ वही हो रहा है चेंज टाइम्स डेरिवेटिव, लेकिन चूंकि आपको डिमेंशन ज्यादा हैं तो चेंज टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव पहली डायरेक्शन प्लस चेंज टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डायरेक्शन एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर टर्म थी। उसके बाद एक सेकंड ऑर्डर टर्म है। सेकंड ऑर्डर टर्म में भी आप देखें कि वही काम हो रहा है। आपके पास चेंज वाला वेक्टर है, बीच में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है d बाई डी का, इसको बाद में देखते हैं, और उसके बाद फिर से वही चेंज वाला वेक्टर है। नाउ यू कैन नोटिस के चेंज वाला वेक्टर डेल्टा एक्स, ये वाला जो राइट साइड पे जो चेंज वाला वेक्टर है डेल्टा एक्स, ये एच के साथ मल्टीप्लाई होगा, एच के अंदर आएगा और फिर इवेंचुअली फिर से चेंज वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। यानी इवेंचुअली इसमें अगर आप
चेंज इन फर्स्ट डायरेक्शन की बात करें तो इवेंचुअली इसमें इस तरह की कोई टर्म आनी है, इवेंचुअली इसमें इस तरह की कोई टर्म आनी है, एक्स चेंज इन x2 स्क्वायर, चेंज इन x3 स्क्वायर, चेंज इन x4 स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी ये चेंज वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, इवेंचुअली ये क्वाड्रेटिक टर्म्स आनी है, ठीक है, स्क्वायर टर्म्स। बाकी रह गया कि ये फिर एच में क्या है, एच के अंदर वो सेकंड डेरिवेटिव्स पड़े होंगे, दैट्स व्हाई इट्स द सेकंड ऑर्डर टर्म। सो एच एक डी बाई डी मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी डिमेंशंस थी, डी डिमेंशंस थी आपके पास, एच एक डी बाई डी मैट्रिक्स है, स्क्वायर। इसको हेसियन मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमेशा सेकंड डेरिवेटिव से बना होता है, इसका मशीन लर्निंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस मैट्रिक्स में आपके सेकंड डेरिवेटिव्स पड़े होते हैं। लेट्स लुक एट देम। इस अगर फंक्शन एफ है तो कर्ली स्क्वायर एफ बाई कर्ली x1 यानी सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। फिर यहाँ पे मिक्स्ड डेरिवेटिव है, पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2। फिर कर्ली एफ बाई कर्ली x1 बाई कर्ली x3 एंड सो ऑन, ये सारे मिक्स्ड डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है। तो डायगोनल पे जो डेरिवेटिव्स होंगे वो होंगे किसी एक डिमेंशन के हिसाब से, जो सेकंड डेरिवेटिव होता है x1 डायरेक्शन, x2 डायरेक्शन, xd डायरेक्शन, और बाकी जो ऑफ डायगोनल होंगे वो सारे मिक्स्ड डेरिवेटिव्स होंगे। तो जितने भी सेकंड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं इस फंक्शन के d डिमेंशंस में, वो सारे इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पड़े होंगे। इस मैट्रिक्स को हेसियन मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स क्विकली लुक एट, ये तो थी टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन। टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन जो है ये अब यूज होगी इन समथिंग कॉल्ड न्यूटन्स मेथड, जो कि किसी भी फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट निकालता है। और स्टेशनरी पॉइंट आपको पता है जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो जाए, ठीक है। लेकिन ये एक इटरेटिव तरीका है, ये स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मिनिमम तक पहुंचता है। सबसे पहले यू स्टार्ट फ्रॉम एनी स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स कॉल इट ए नॉट। आई स्टार्ट फ्रॉम ए नॉट और मैं पहुंचना चाहता हूं किसी ऐसे ए स्टार पे जो कि स्टेशनरी पॉइंट होगा एफ का, यानी वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। लेकिन न्यूटन्स मेथड ये करता है कि वो जो एक्चुअल फंक्शन है एफ उसको मिनिमाइज नहीं करता, ठीक है, इसको मिनिमाइज नहीं करेगा। मैं एफ की एक क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन करूंगा। बाय क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन आई मीन अ सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज एक्सपेंशन, जिसमें सेकेंड डेरिवेटिव तक जाते हैं हम, ठीक है। और वो एक्सपेंशन कहां पे करूंगा, वो जिसपे आप कहते हैं ना ए के अराउंड, वो ए की क्या वैल्यू होगी, ए नॉट, जहां से आपने शुरू किया था। वो एक्सपेंशन पहले देख लेते हैं, ये लिखी हुई है वो एक्सपेंशन। मैं एरो ड्रॉ कर देता हूं, ये है वो एक्सपेंशन। नोटिस एफ ऑफ ए नॉट जहां पे मैं मौजूद था, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ए नॉट पे मल्टीप्लाइड बाय चेंज, प्लस ये फर्स्ट ऑर्डर टर्म हो गई, प्लस सेकंड ऑर्डर टर्म, सेकंड डेरिवेटिव एट ए नॉट, चेंज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड दैट्स इट। दैट्स माय टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन ट्रंकेटेड एट द सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, सेकंड ऑर्डर टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन। ये क्वाड्रेटिक है। मेरा जो चेंज इन एक्स है, अगर उसके हिसाब से देखूं, चेंज इन एक्स की यहां पे पावर 1 है, चेंज इन एक्स की यहां पे पावर 2 है, तो एज फार एज चेंज इन एक्स इज कंसर्न, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ऑफ चेंज इन एक्स, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि देखिए ये भी तो कोई फंक्शन ही है ना, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज एक्सपेंशन, this is some function of change in x. Let me call it g of किधर गया,
लेट मी कॉल इट g ऑफ चेंज इन x. दिस इज सम फंक्शन. अगर मैं इस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहूं, यानी मैं ऐसा चेंज इन x ढूंढना चाहता हूं जिसपे g की वैल्यू सबसे कम हो, तो ठीक है, मैं फंक्शन को मिनिमाइज करना है. मिनिमाइजर पे डेरिवेटिव 0 होता है, तो मैंने ये किया, मैंने g ऑफ चेंज इन x का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, और उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सेट कर दिया. इक्वल टू 0 कब होगा? ये कोई भी फंक्शन इक्वल, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कब होता है? जब आप उसके मिनिमाइजर पे बैठे होते हैं, तब डेरिवेटिव 0 होता है. ठीक है, तो इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करता होगा? चेंज इन x की वो वैल्यू जिस पे g ऑफ x सबसे कम है, g ऑफ चेंज इन x सबसे कम है. तो ये जो डेरिवेटिव अगर मैं चेंज इन x के हिसाब से लूं, इसमें बार बार मैं चेंज इन x कही जा रहा हूं. अगर आप इसको कोई भी वेरिएबल कह दें, तो थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको कुछ भी कह दें, u कह दें, ये सारी इक्वेशन u के हिसाब से लिखी जाएगी, और फिर जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपके लिए बड़े आपको फेमिलियर लगेंगे. तो इसका जो डेरिवेटिव है डेल्टा x से फर्स्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ डेल्टा x का स्क्वायर था, 2 नीचे आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड डेरिवेटिव टाइम्स डेल्टा x आ जाएगा. तो ये पूरे का पूरा डेरिवेटिव आ गया. इसको मैंने इक्वल टू 0 सेट किया. इसको जो सेटिस्फाई करेगा डेल्टा x, वो ये वैल्यू निकल आई. डेल्टा x इक्वल्स नेगेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकंड डेरिवेटिव. ठीक है, यानी ये वो चेंज इन x है कि अगर आप a नॉट पे बैठे थे और a नॉट पे फंक्शन की वैल्यू ऐसी थी, और लेट्स से फंक्शन कुछ ऐसा था, आई डोंट नो, जैसा भी था फंक्शन, a नॉट पे मैं बैठा था, a नॉट पे फंक्शन की वैल्यू यहां थी, पर a नॉट पे मैंने फंक्शन को मिनिमाइज नहीं किया, f को मिनिमाइज नहीं किया, मैंने फंक्शन की कोई क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ली थी. ठीक है, जो कि ये g ऑफ चेंज इन डेल्टा x था. और फिर मैंने कहा कि इस क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन को मिनिमाइज किया है मैंने, और मैंने ढूंढा कि वो कौन सा स्टेप, वो कौन सा चेंज इन x है कि अगर मैं वो वाला स्टेप लूं, अगर मैं उधर चला जाऊं, तो मेरी क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन सबसे कम हो जाएगी. वो ये मैंने डेरिवेटिव इक्वल टू 0 सेट करके फाइंड किया. ठीक है, यहां से पता लगा कि मिनिमाइजर इधर है, तो अगर मैं पहले a नॉट पे बैठा था, तो अब मुझे यहां चले जाना चाहिए. ठीक है, ये मुझे वो जो डेल्टा x मिल गया कि इतना चेंज करो. ठीक है, यानी आई गेट a1. सो ये न्यूटन्स मेथड है कि अगर आप a नॉट पे बैठे थे, तो a नॉट से उठ के इतना चेंज करें और किसी a1 पे चले जाएं, और a1 पे फिर यही प्रोसेस रिपीट करें. a1 पे यू रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन, और यू कीप डूइंग दिस until you reach some stationary point a sub n. ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. ये मेरे पास फंक्शन है ब्लू में 6x to the power 5 minus 5x4 minus 4x cube plus 3x square, और इसमें a नॉट अब सेट कर लेते हैं हम. इसमें हम शुरू में हम 1 पे बैठे हैं. ठीक है, यानी 1 पे नहीं, हम a नॉट 0.75 है. सो इफ दिस इज 0.7, दिस 0.7, यहाँ पे बैठा हूँ मैं. ठीक है, 0.75 ये मेरा a नॉट है इस वक्त, और a नॉट पे मैंने एक क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ली, जो टेलर सीरीज, सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन थी. ये येलो कर्व वो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन है. चूंकि हमने सेकेंड ऑर्डर ली थी, गारंटीड है कि हमेशा हमारे पास पैराबोला आएगा. तो ये फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन है, और नोट करें कि 0.75 के इर्द गिर्द, 0.75 के इर्द गिर्द, इधर और इधर करीब करीब, द येलो कर्व लाइज ऑन टॉप ऑफ द ब्लू कर्व. तो
तो ये जो येलो कर्व है वाकई इस ब्लू कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ब्लू कर्व तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल था, येलो कर्व क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक चीजों को मिनिमाइज करना बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक कर्व्स कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स चीजों का सिर्फ एक मिनिमम होता है, ग्लोबल वो एक ही होता है। और उस मिनिमम पे कैसे पहुंच सकते हैं आप? डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करके। तो कॉन्वेक्स फंक्शंस को मिनिमाइज करना बड़ा आसान होता है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करेंगे, हमारे पास ये वाला रेड वाली जगह आ जाएगी, ये इस फंक्शन का मिनिमम पॉइंट था। और इस पे हम देखेंगे कि ये कौन सा एक्स आया था जिस पे फंक्शन मिनिमाइज होता है। ये वाला पॉइंट आपका a1 बन जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका a1 बन जाएगा, एंड देन यू कीप गोइंग। इस a1 पे जो भी आया था a1, नोटिस मैं चीटिंग नहीं कर रहा, a1 यही था 1 के पास, राइट, या ऑलमोस्ट 1। अगली स्लाइड पे मैंने उसी 1 पे ड्रॉ किया। इधर जाकर मैं फिर से अपने ब्लू कर्व की एक नई क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन लेता हूं, और वो क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन 1 के इर्द गिर्द काफी एक्यूरेट है। द येलो कर्व लाइज ऑन टॉप ऑफ द ब्लू फंक्शन, ब्लू कर्व। और फिर मैं फंक्शन को मिनिमाइज करने के बजाय उस क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन को मिनिमाइज कर लेता हूं, फिर मेरे पास उसका एक मिनिमम आता है, और उसका जो भी मिनिमम आता है मैं वहां चला जाता हूं। ये मेरा a2 है। अगली स्लाइड पे मैं इस a2 पे एक और क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन करूंगा। सो ये वो a2 था, और इस a2 के इर्द गिर्द येलो कर्व बिहेव्स प्रिटी मच लाइक द ब्लू कर्व। तो मैं येलो को मिनिमाइज करता हूं, मैं एक तीसरी जगह पे पहुंच जाता हूं, लेट्स कॉल इट a3। एंड लेट्स स्टॉप के a3 पे, यानी अब मेरे पास जो चेंजेस आने लगे हैं वो बहुत छोटे होंगे, ठीक है। तो हुआ ये है कि आई स्टार्टेड एट a0, एक क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन की, उसका जो मिनिमाइजर था वो ये 1 के करीब एक वैल्यू आई थी, 0.99 में भी, और वहां पे मैंने एक और अप्रोक्सीमेशन की, क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, उसका मिनिमाइजर ये a2 आया था, और वहां पे एक और क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन की, उसका मिनिमाइजर a3 आया था, और a3 इज प्रिटी क्लोज टू जो भी इस ब्लू कर्व का मिनिमाइजर है, हम उसके काफी करीब पहुंच गए हैं, ठीक है। सो दैट्स द न्यूटन्स मेथड फॉर फाइंडिंग मिनिमा या लोकल मिनिमम पे पहुंचने का एक तरीका है, या इवन मैक्सिमम भी स्टेशनरी पॉइंट्स पे पहुंचने का एक तरीका है। न्यूटन्स मेथड की समरी ये है कि, समरी तो नहीं, अगर आपके लेट्स से न्यूरल नेटवर्क था, और न्यूरल नेटवर्क के किसी एक वेट की बात हो रही है, कोई एक वेट, ठीक है, तो वो इस तरह से होगा कि न्यू वैल्यू ऑफ द वेट इक्वल्स ओल्ड वैल्यू माइनस, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स अपडेट। रिमेंबर कि न्यूटन अपडेट थी क्या? न्यूटन अपडेट कहता था कि जो ऑप्टिमल चेंज इन एक्स है, ऑप्टिमल चेंज इन एक्स, जिससे आपका जो जी ऑफ एक्स जो मैं फंक्शन कह रहा था मिनिमाइज होगा, राइट। जो ऑप्टिमल चेंज इन एक्स है वो हमेशा माइनस, इनफैक्ट मैं इसकी इंग्लिश लिख देता हूं, जो ऑप्टिमल चेंज इन एक्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स अपडेट, वो हमेशा माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ओवर सेकंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इट्स ऑलवेज दिस, फर्स्ट डेरिवेटिव ओवर सेकंड डेरिवेटिव। और यहाँ पे हम अब जब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगेंगे तो रिमेंबर हमने शुरू में सीखा था कि अपडेट्स कैसे होती हैं, न्यू वेट इक्वल्स
old weight plus the update plus the change, और जो ऑप्टिमल चेंज न्यूटन्स मेथड ने बताया है, ऑप्टिमल चेंज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स मेथड इज माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकेंड डेरिवेटिव, अगर तो आप 1D में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे ये लिखा हुआ है, ये सेकेंड डेरिवेटिव का इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स अपडेट, अगर आप न्यूटन्स मेथड यूज करते हैं तो जो ग्रेडियंट डिसेंट में, आप नोट करें कि आप ग्रेडियंट डिसेंट के कितना करीब आ गए। ग्रेडियंट डिसेंट में सिर्फ ये फर्क था कि यहां पे जहां पे आपने इनवर्स ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यहां पे आप लर्निंग रेट यूज करते थे, यानी न्यूटन्स मेथड गिव्स यू द ऑप्टिमल लर्निंग रेट एट एनी टाइम स्टेप। ठीक है, न्यूटन मेथड कहता है कि अगर आपने ईटा पे सेट करना था, खुद ना सेट करें, जस्ट यूज द इनवर्स ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव। वाई? क्योंकि अगर आप क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशंस ले रहे थे तो ये वाली जो जंप है सेकेंड डेरिवेटिव के इनवर्स को करके, ये आपको क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन के मिनिमम पे पहुंचा देगी, ये आपको न्यूटन्स मेथड वाले तरीके पे ले जाएगी। ठीक है, सो मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था कि हमने सिर्फ पूरा लेक्चर होगा कि ईटा कैसे डिसाइड करना है, लर्निंग रेट कैसे सेट कैसे करना है। तो न्यूटन मेथड कहता है आप बस छोड़ दें, सिर्फ जस्ट सेट इट एज द सेकंड डेरिवेटिव, इनवर्स ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो हम डिवीजन करते हैं ना सेकंड डेरिवेटिव से, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को नॉर्मलाइज किया है, कि फर्स्ट डेरिवेटिव अगर बहुत बड़ा था उसको डिवाइड किया है, छोटा था उसको लेट्स से छोटे नंबर से डिवाइड करके और बड़ा कर दिया, जो भी है, इट्स जस्ट नॉर्मलाइजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव। हायर डिमेंशंस में क्या हो रहा होगा? हायर डिमेंशंस में आपके पास वेट वेक्टर होगा, और एट द न्यू वेट वेक्टर इक्वल्स द ओल्ड वेट वेक्टर माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी ग्रेडियंट वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर है, मैं लिख देता हूँ, ये नोटिस कि ये नेबुला ऑपरेटर है, इन्वर्टेड ट्रायंगल, सो दैट्स द ग्रेडियंट वेक्टर इन ऑल दीज डिमेंशंस। और यहां पे इन्वर्स हो रहा है, और यहां पे हेसियन मैट्रिक्स है, और हेसियन मैट्रिक्स में आपके पास सेकंड डेरिवेटिव्स पड़े थे, यानी हायर डिमेंशंस में आप डिवीजन तो नहीं कर सकते, बहुत सारी वो इट डजंट मेक सेंस। हायर डिमेंशंस में जो डिवीजन के इक्विवेलेंट चीज है वो है इनवर्स। ठीक है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव्स का इनवर्स, इसको रफली स्पीकिंग ऐसे समझ लें कि जैसे इनवर्स ऑफ सेकंड डेरिवेटिव्स है, डिवीजन है। वैसे रफली स्पीकिंग तो इनवर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल में इनवर्स है, रफली स्पीकिंग डेरिवेटिव्स हैं, डिवीजन है, सॉरी, डिवीजन बाय, इट्स नॉट रियली डिवीजन बट डिवीजन बाय सेकंड डेरिवेटिव्स है। ठीक है, ये जो हेसियन मैट्रिक्स है, इनवर्स हेसियन मैट्रिक्स, जिस तरह ये आप फर्स्ट डेरिवेटिव को नॉर्मलाइज करते थे, हेसियन मैट्रिक्स भी नॉर्मलाइज करता है ग्रेडियंट वेक्टर को। ठीक है, देखिए ग्रेडियंट वेक्टर, जब मैं कहता हूँ वेक्टर, जितने भी डिमेंशंस में वो किसी ना किसी जगह पे पॉइंट कर रहा होगा, और यानी कोई उसकी डायरेक्शन होगी और कोई उसका साइज होगा। ठीक है, जब आप उसको हेसियन के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो काम होते हैं। एक, जब भी उसे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो काम होंगे, एक उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, हो सकता है आप वो इधर पॉइंट करने लग जाए मल्टीप्लाई होने के बाद, और हो सकता है उसका साइज चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये उसको एक नॉर्मलाइज करने का एक तरीका है। जो कंप्लीट हेसियन मैट्रिक्स है ये रेयरली यूज होता है, क्योंकि जब लेट्स से अगर 10,000 पैरामीटर्स हैं तो ये 10,000 बाय 10,000 का मैट्रिक्स होगा, और इतने बड़े मैट्रिक्स को तो कभी कभी आप अपने कंप्यूटर में स्टोर ही नहीं कर सकते, सेव ही नहीं कर सकते। तो कई दफ़ा तो ये सेव करना मुश्किल है, और अगर सेव हो भी जाता है उसका इन्वर्स जो है वो कंप्यूट करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है।
ठीक है, उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट और कंप्यूट करने के अंदर जो इंटरमीडिएट मेमोरी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, तो वो इन्वर्स करना इम्पॉसिबल हो जाता है अगर हेसियन सेव भी हो जाए। तो ये कॉमन सिंप्लीफाइंग अजम्पशन ये होती है कि आप डायगोनल हेसियन मैट्रिक्स यूज़ कर लेते हैं, उसमें आप सिर्फ डायगोनल पे जो सेकंड डेरिवेटिव्स होते हैं वो यूज़ करते हैं और जो मिक्स्ड डेरिवेटिव्स होते हैं उनको जीरो अस्यूम कर लेते हैं। इसका यही मतलब है कि आप कह रहे हैं कि जो डायरेक्शंस हैं आपकी पैरामीटर्स की स्पेस में वो आपस में डीकपल्ड है, एक डायरेक्शन का दूसरी डायरेक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो तो बहुत आसान होता है, सिर्फ डायगोनल वैल्यूज को रेसिप्रोकेट कर दें 1 over 1 over 1 over एंड यू गेट द इन्वर्स, तो ये आसान बहुत है। ओके, सो हमें टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन हमने देख ली, न्यूटन्स मेथड देख लिया कि एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस उसके ऊपर रख के अप्रॉक्सीमेट कर करके इटरेटिवली आप उसके मिनिमम तक पहुंच सकते हैं। और हमने ये देखा कि न्यूटन्स मेथड जो है वो सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करता है, और सेकंड डेरिवेटिव कैन बी एक्सपेंसिव। उसकी सिंप्लीफाइंग असम्पशन ये है कि आप डायगोनल हेसियन मैट्रिक्स यूज़ कर लेते हैं, और जिसमें आपको बहुत सारे डेरिवेटिव स्टोर नहीं करने पड़ते। व्हेन इट कम्स टू न्यूरल नेटवर्क्स देयर इज एन एल्गोरिथम कॉल्ड क्विक प्रोपगेशन जो डायगोनल हेसियन मैट्रिक्स अस्यूम करता है, यानी इट डीकपल्स ऑल डायरेक्शंस। वो कहता है कि जब आपने x1 के हिसाब से करना है ना, तो आपको बस x1 का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, वो मिक्स्ड डेरिवेटिव्स नहीं चाहिए, उनको जीरो अस्यूम कर लें, ठीक है। और एक तो ये करता है कि हर डायरेक्शन को डीकपल कर लेता है, हर एक की अपडेट अपने हिसाब से हो रही है। उसके बाद हर डायरेक्शन में न्यूटन अपडेट करता है, और न्यूटन अपडेट हमने देख ली है, न्यू पैरामीटर इक्वल्स ओल्ड पैरामीटर माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकंड डेरिवेटिव। यही तो न्यूटन्स अपडेट थी, राइट। और ना सिर्फ वो ये कहता है कि मिक्स डेरिवेटिव्स मत कंप्यूट करें, वो मैं जीरो अस्यूम कर रहा हूं। आगे जाके वो एक और काम भी कहता है, वो कहता है कि ये सेकंड डेरिवेटिव भी आप इसका फॉर्मूला मत इंप्लीमेंट करें। सेकंड डेरिवेटिव भी वो कहता है फॉर्मूले से ना लाएं, सेकंड डेरिवेटिव ये न्यूमेरिकल फाइनाइट डिफरेंस वाले मेथड से कंप्यूट करता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, जब हमने बैक प्रोपगेशन को कहा था कि आप उसको न्यूमेरिकल डेरिवेटिव्स के साथ चेक करें, तो सेकंड डेरिवेटिव होता क्या है? इजंट सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव्स? ऐसा नहीं है क्या? यानी अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें करंट इटरेशन पे, लेट्स कॉल इट y2, और फर्स्ट डेरिवेटिव लें प्रीवियस टाइम स्टेप पे, प्रीवियस इटरेशन पे, लेट्स कॉल इट y1, और आपने y2 माइनस y1 किया है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय ये जो दो आपने डेरिवेटिव्स निकाले थे, इनमें चेंज क्यों आया था? क्योंकि आपने जब पहली दफ़ा निकाला था टाउ माइनस 1 पे डेरिवेटिव जो निकाला था, उस पर आप किसी जगह पे बैठे थे, फिर आपने कोई अपडेट की थी, वो जो अपडेट थी wi की वैल्यू में, वो अपडेट ये थी, यानी इस तरह की अपडेट। ये जो पूरी मैंने सर्कल किया है या ये पूरा जो मैंने मार्क किया है, ये वो स्टेप नहीं है चेंज इन wi, लेकिन कौन से टाइम पे है? ये तो टाउ प्लस 1 वाला चेंज है,
क्योंकि इसकी बेस पे आपने नया वेट निकाला है। तो हर टाइम स्टेप पे आपके पास ये स्टेप पड़ा है ना कि कितना चेंज किया था आपने। तो ये वही टाइम टाउ -1 पे भी आपके पास पड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो दो आपने इवेल्युएट किए हैं फर्स्ट डेरिवेटिव्स, इनमें फ़र्क सिर्फ यही था कि आपने WI की वैल्यू चेंज की हुई थी। कितना चेंज की थी? इतना चेंज की थी। यानी ये पूरी के पूरे चेंज जो है ये x2 - x1 वाली चीज़ है। और डेरिवेटिव तो आप ऐसे निकालते थे, y2 - y1 over x2 - x1, स्लोप की इक्वेशन जो होती थी। यही है न्यूमेरिकल डेरिवेटिव, इसे ही कहते हैं न्यूमेरिकल डेरिवेटिव। आप न्यूमेरिकल डेरिवेटिव y की बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव का निकाल रहे हैं, और वहाँ जो x2 - x1 है वो है कि चेंज कितना हुआ था। चेंज तो आप वेट WI को कर रहे हैं, और पिछली दफ़ा इतना चेंज किया था, तभी तो नया WI आया था। तो दिस गिव्स यू एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव। तो ये क्विक प्रॉप सेकंड डेरिवेटिव को यूज करता है। इट्स अ सेकंड ऑर्डर मेथड, बट it never evaluates the second derivative. It never यानी सेकंड डेरिवेटिव को बस न्यूमेरिकली अप्रॉक्सीमेट कर लेता है, इवेल्युएट नहीं करता किसी फॉर्मूले से। never evaluates the second derivative. It approximates it. Numerically. Okay. It approximates it numerically. Or this one also leads to very fast convergence. जो हमने एग्जांपल अभी मैंने आपको फंक्शन की ऑप्टिमाइजेशन की कराई थी, न्यूटन्स मेथड। आप यू कैन सी कि न्यूटन्स मेथड कैन बी वेरी क्विक। वो क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन होती है, फटाफट उसका ग्लोबल मिनिमम एक स्टेप में निकल आता है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 सेट करके, और फिर आपको नया एस्टिमेट मिल जाता है, वहाँ फिर क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन। तो ये बहुत जल्दी ऑप्टिमाइज कर देता है, लीड्स टू वेरी फास्ट कन्वर्जेंस। लेकिन इसमें कुछ इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि देखें न्यूटन्स मेथड जब आपने अप्लाई किया था, वो फंक्शन जिस फंक्शन पे हमने अप्लाई किया था ना, अगर मैं उस फंक्शन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह का फंक्शन था जिसपे हमने कोई न्यूटन्स मेथड कुछ इस तरह की चीज की थी। नोटिस के ये जो पार्ट है यहाँ पे फंक्शन कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है। और ये जो क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन हम ले रहे थे और उसको मिनिमाइज कर रहे थे, ये सारा जो बिहेवियर, जो सारा हम फायदा कर रहे थे ना, अगर तो कॉन्वेक्स वाले पार्ट्स हैं फंक्शन के, कॉन्वेक्स पार्ट्स पे तो ये बड़ा अच्छा चलेगा, ये इन पार्ट्स पे तो बड़ा अच्छा चल जाएगा, लेकिन नॉन कॉन्वेक्स पार्ट्स पे अच्छा नहीं चलेगा। वो सारा आइडिया ही, सारा न्यूटन्स मेथड का आइडिया इस पे बेस्ड था कि वो कॉन्वेक्स है, क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन करो, डेरिवेटिव को 0 करके मिनिमाइज कर दो। लेकिन यहाँ पे तो वो किसी मिनिमम मैक्सिमम पे पहुंचने लग जाएगा कॉनकेव पार्ट पे। तो इस तरह की इंस्टेबिलिटी है उन लॉस फंक्शंस पे जो नॉन कॉन्वेक्स होते हैं, और न्यूरल नेटवर्क्स के लॉस फंक्शंस नॉन कॉन्वेक्स होते हैं। तो डजंट मीन कि क्विक प्रोब आपको नहीं यूज करना चाहिए, करना चाहिए, बस इस चीज को अपने ज़हन में रखें, कभी कभी ये अनस्टेबल भी हो सकती है। तो ये समरी है जी आज के लेक्चर की कि जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनके जो लॉस फंक्शंस होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, मल्टी डिमेंशंस, हाई डिमेंशनल होते हैं, नॉन कॉन्वेक्स होते हैं, उनमें बड़े सीवियर किस्म के, बड़े स्टीप किस्म के लोकल मिनिमम होते हैं, सैडल पॉइंट्स होते हैं। तो उनमें जब आप वनीला ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं ना, नॉर्मल स्टैंडर्ड ग्रेडियंट डिसेंट, तो वो दैट ग्रेडियंट डिसेंट कैन गेट स्टक इन पुअर लोकल मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स, एंड इट कैन ऑल्सो कन्वर्ज वेरी वेरी स्लोली।
इसलिए और उसमें आप ये देखते हैं कि हर डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज है वो फ़र्क होता है फंक्शन का। तो जो आप एक ही स्टेप साइज, एक ही लर्निंग रेट के साथ सब डिमेंशंस को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। कुछ में ओवरशूट करने लग जाएंगे और कुछ में बहुत स्लो कन्वर्ज करेंगे आप। सो देयरफॉर डिफरेंट डायरेक्शंस रिक्वायर डिफरेंट लर्निंग रेट्स एंड यू हैव टू अडेप्ट योर लर्निंग रेट्स बेस्ड ऑन के उस डायरेक्शन में उस जगह पे लॉस फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है, तेज़ी से चेंज हो रहा है कि आहिस्ता से चेंज हो रहा है। उस बेस पे आप लर्निंग रेट को चेंज करते रहते हैं हर डायरेक्शन में, हर टाइम स्टेप पे। अगली दफ़ा जो हम ग्रेडियंट डिसेंट की वेरिएशंस करेंगे दे आर कॉल्ड मोमेंटम बेस्ड फर्स्ट ऑर्डर मेथड्स। और या तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि ये मोमेंटम बेस्ड आइडिया क्या है।